आज पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें बात होगी बच्चों के भविष्य की। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बोझ बनती जा रही स्कूल फीस की बात करेंगे, निजी स्कूलों की मनमानी की। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम फीस माफ करो या हाफ करो। तो लॉकडाउन के कारण रोजगार प्रभावित होने से अधिकतर अभिभावक एक माह की फीस तक भी उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, वो आज हाथों में तख्तियां लेकर फीस माफी की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ स्कूलों के बच्चे योगी सरकार से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना संकट के बीच या तो फीस माफ कर दो या इसे हाफ कर दीजिए। रिपोर्ट देखिए। देश में लगे लॉकडाउन ने पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, तो गरीब से लेकर मिडिल क्लास को सड़क पर ला दिया है। घर में खाने के पैसे नहीं हैं, कमाई ठप है, तो अब परिवार को बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। उस पर से निजी स्कूलों की मनमानी ने स्कूली बच्चों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। परेशान अभिभावकों ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है। तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। माता पिता के इस दर्द को देख निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। सीएम से गुहार लगाते बच्चों की एक ही मांग है कि सरकार उनकी फीस माफ करे या फिर हाफ करे। अभिभावकों की अपील पर शहर के अभिभावक संघ और कारोबारियों ने भी अधिकारियों को पत्र लिखकर फीस माफ करने की अपील की है। कहने पे हम लोग जाके जिलाधिकारी से मिले और उनसे जाके निवेदन किया कि आपदा का समय है, ऐसी स्थितियों में 3 माह की फीस उनको माफ करनी चाहिए। जिलाधिकारी ने स्कूलों को एक आदेश भी दिया कि कोई जोर जबरदस्ती से किसी अभिभावक से फीस नहीं लेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक आदेश दे दिया जिसमें ये कहा गया कि एक महीने करके फीस ले सकते हैं स्कूल प्रबंधक। उस वजह से वो लोग बराबर अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं, इंडस्ट्री की तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। इस कोरोना जैसी महामारी में इन पब्लिक स्कूलों ने जबरन फीस वसूलने का काम करना शुरू कर दिया है। लगातार अभिभावकों के पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अपनी अभिभावकों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि शिक्षकों की आवाज़ को उठाने का काम विधान परिषद में करने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभिभावकों को कोई सुनने वाला नहीं है। निजी स्कूल गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों का दर्द सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल लॉकडाउन के बीच यूपी के ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन पीरियड तक स्कूल फीस माफ करने की मांग उठी थी। कई शहरों के डीएम ने लॉकडाउन के दौरान फीस लेने पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्कूलों ने 3 महीने से पहले ही स्कूल फीस के मैसेज भेजकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल है कि रेहड़ी पटरी लगाने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, ऑटो टेम्पो वाला, मध्यम वर्ग के काम धंधे 50 दिनों से बंद हैं। जमा पूंजी दवाई और खाने खर्च में खत्म हो चुकी है। परिवार के सदस्यों की नौकरी जा चुकी है। ऐसे में परिवार 3 महीने की फीस कहां से देंगे? यूपी में ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर तो रहे हैं, लेकिन इंटरनेट से पढ़ाई का खर्चा निकालना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री बंद है तो कमाई बंद है। ऐसे में घर में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पेट काट कर पढ़ाने जैसा है। नेट कभी कभी आता नहीं है और ख़त्म हो जाता है, रिचार्ज कराने में देर हो जाती है, इसलिए 1-2 क्लासेस छूट जाती है सर। तो रिचार्ज समय पे नहीं हो पाता? हाँ, ऐसे नहीं है वही, तो उसी वजह से रिचार्ज नहीं हो पाता। किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था, ऑनलाइन काम देना शुरू किया, उसकी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन पैसे रिचार्ज करवाना पड़ता था, उसमें खर्चा होता था, किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। 100-150 में तो काम चल नहीं पाता है, 500 का तो करवाना पड़ता है। हाँ, पहले तो एक ही मोबाइल था, फिर सेकेंड हैंड हमको किसी तरह अरेंज करना पड़ा, तो उसकी वजह से दोनों को अलग अलग मोबाइल देना पड़ा है काम करवाने के। कभी कभी नेट चला जाता तो फिर क्लासेस नहीं हो पाती हैं।
कभी कभी नेट नहीं होता, कभी कभी रिचार्ज भी नहीं होता है। रिचार्ज भी नहीं होता है, तो उसकी वजह से तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत हो जाती होगी। कहाँ छूट जाता है और जो समझाती है वो भी। यही कहानी लखनऊ के एक दूसरे परिवार की भी है। परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, परिवार बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन छात्रा की पढ़ाई जरूरी है। परिवार किसी तरह इंटरनेट का पैसा जुगाड़ करता है, तब कहीं जाकर बच्चे की आधी अधूरी पढ़ाई हो पाती है। ऑनलाइन पढ़ाई हो ही रही है, उसकी वजह से मेरा खर्चा भी है, मोबाइल में भी मुझे रिचार्ज ज्यादा वो कराना पड़ता है और इसी वजह से और काम धंधा कुछ है नहीं। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर, तो उसकी वजह से काम भी बंद है। अब क्या कैसे करना है ये सरकार आप बताइए। बस रिचार्ज ही नहीं होता है। रिचार्ज नहीं हो पाता, क्या कहती है मम्मी? वैसे तो अभी करा दे रही है, तो वैसे नहीं। एक दिन में स्कूल करीब 3 घंटे की क्लास चला रहे हैं। 3 घंटे की रोजाना ऑनलाइन क्लास के लिए करीब 2 GB इंटरनेट डेटा खर्च होता है। अभी स्कूलों में एक महीने में करीब 20 दिन ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऐसे में 60 GB इंटरनेट डेटा का खर्च 300 से 630 रुपए तक आता है। ऐसे में गरीब परिवार के बच्चे कैसे पढ़ें, जहां परिवार इंटरनेट रिचार्ज कराने की स्थिति में ही नहीं है। 50 दिन के लॉकडाउन की कमाई हुई नहीं, लोगों की जमा पूंजी भी रोटी दाल में खर्च हो चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो देश में नर्सरी से 12वीं तक स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। शहरी इलाकों में 20% परिवारों के पास ही कंप्यूटर की सुविधा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 4% छात्रों के परिवारों के पास ही कंप्यूटर की सुविधा है। बड़ा सवाल है, जिन परिवारों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें? घर में खाने के लाले हैं, परिवार भुखमरी की कगार पर है, जिंदगी बेपटरी हो चुकी है। ऐसे में फीस का जुगाड़ कहां से होगा? बात फीस तक होती तो गनीमत थी। स्कूलों की मनमानी को समझे तो 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ाकर महीने भर की फीस का जुगाड़ किया जा रहा है, जहां नेट स्पीड खत्म होने पर 10 मिनट में ही कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो वहीं ट्यूशन फीस के अलावा जनरेटर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और दूसरे खर्चों को जोड़कर स्कूल फीस वसूली जा रही है। ऐसे में सरकार से बच्चों की यही पुकार है कि या तो 3 महीने की स्कूल फीस माफ की जाए या फिर हाफ की जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। अब सुना एंजल को, सुमित प्रजापति को आपने सुना, आपने निश्चल प्रजापति को भी सुना, तमाम लोगों को, अपने आप को, बच्चों को भी सुनवाया, अभिभावकों को भी सुनवाया। एक तस्वीर आपकी जहन में साफ की होगी कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन है, जो बिजनेसेस हैं, धंधे हैं, लोगों के बंद हैं और इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग परेशान हो रहे हैं। तारीफ करना पड़ेगी, कुछ निजी स्कूल हैं जिन लोगों ने इस जो फीस है उसको माफ़ भी किया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो प्राइवेट स्कूल हैं जो फीस माफ करने को तैयार नहीं है, जो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, उनसे फीस की डिमांड की जा रही है। और इन सब के बीच डिप्टी सीएम का एक बयान भी है, उस पर भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तारुफ करा दें, इस वक्त संजय शुक्ला, अध्यक्ष अभिभावक संघ के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय वर्मा, व्यापारी टास्क फोर्स के प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनील गुप्ता, हमारे सहयोगी, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर की हकीकत, कानपुर की तस्वीर, प्राइवेट स्कूलों की क्या है, हम उनसे भी लेंगे। सबसे पहले सीधे संजय शुक्ला के पास चलते हैं। संजय शुक्ला जी, जो तस्वीर है, रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से लोग परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, बच्चे गुहार लगा रहे हैं हाथों में तख्तियां लेकर कि सीएम फीस माफ कर दीजिए या तो हाफ कर दीजिए, बड़ी दिक्कत है। इसमें रेडी वाले भी हैं, इसमें मजदूर भी हैं, इसमें टेम्पो चलाने वाले, तमाम इसमें लोग हैं जो इस वक्त इस मुश्किल वक्त से जूझ रहे हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बहुत भयावह स्थिति है। मेरे पास प्रतिदिन सुबह से शाम तक 1000 फोन आते हैं, जिसमें गार्जियन मुझसे जानकारी करता है कि सर जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किया था। वास्तव में सोशल मीडिया में वो बयान काफ़ी पॉपुलर हुआ। लोग पूछते हैं जब जिलाधिकारी ने आदेश पारित किया तो फिर स्कूल वाले हम पर दबाव क्यों बना रहे हैं। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे दर्शक को लेकर चलते हैं। आभार व्यक्त करता हूं। एमएसएमई सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाले यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, क्योंकि इसमें सब देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो यूनिट हैं हमारे पास हैं और हमारे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इन 3 करोड़ लोगों को भी एक नई ताकत इससे प्राप्त होगी। मैं इसके लिए, इस पैकेज की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सुन रहे थे, वो मुखातिब हो रहे थे और एमएसएमई का जिक्र कर रहे थे, लोकल बिजनेस का वो जिक्र कर रहे थे, जहां पर लोन मेले का जिक्र कर रहे थे जो ऑनलाइन शुरू होगा। 1600 से लेकर 2000 करोड़ का लोन जो है वो बांटा जाएगा, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है स्कूल फीस माफ करो या हाफ करो, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। संजय शुक्ला जो कि अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं चाहता हूं संजय शुक्ला जी, मेरे जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसको पहले मुकम्मल करें, अपना जवाब दें। बहुत ही भयावह स्थितियां हैं जी। आज पूरे प्रदेश का अभिभावक बहुत परेशान है। इस लॉकडाउन का जो 50 दिन का समय है, अवधि है, इस बीच में उसकी क्या दशा हुई है ये आप अपनी रिपोर्ट पर दिखा चुके हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार बंद है, प्राइवेट सेक्टर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, तमाम लोग अपना घर द्वार छोड़ करके सड़क मार्ग से किसी रास्ते से अपने अपने मुकाम पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उस हालत में इस प्रदेश के अभिभावकों को फीस जमा करना बहुत ही कठिन काम है। आप कह रहे थे कुछ आशाबंदी थी प्रदेश सरकार से, जब जिलाधिकारियों ने, पूरे प्रदेश के कई जिलाधिकारियों ने एक आदेश पारित किया कि 3 माह की फीस जमा करने के लिए कोई भी स्कूल
अभिभावकों पर दबाव न बनाए। लेकिन ये शुरुआत ही हो पाई थी, कुछ स्कूल उस पर रुके भी थे। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बयान जारी कर दिया कि एक एक महीने करके फीस ली जाए। ये उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये मैं इनको आज से नहीं बहुत समय से देख रहा हूँ, ये अभिभावकों के हितों में कभी सोचने का काम नहीं करते हैं। ये हमेशा किस तरीके से स्कूल प्रबंधकों का पोषण हो, ये हमेशा उस पर काम करते हैं। यही काम उन्होंने इस आपदा के समय में भी किया है, जो बहुत ही दुखद है। मैं बहुत कष्ट में हूँ कि इस समय कम से कम जब पूरा देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम उद्यमियों को, तमाम व्यापारियों को, तमाम मजदूरों को, गरीबों को तमाम योजनाओं से के माध्यम से लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हालत में प्रदेश का अभिभावक भी समझता था कि प्रदेश की सरकार हमारे हित में कुछ काम करेगी, लेकिन वो ठगे गए, ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनको लूटने से बचाने की जगह लूटने का और हथियार दे दिया। हथियार दे दिया, बहुत अच्छी बात आपने कही संजय शुक्ला जी। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे थे, आपके पास तमाम अभिभावक जो है वो फ़ोन करते हैं। मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी सुनना चाहेंगे किस तरह की कॉल्स आपके पास आती हैं, किस तरह के लोग समस्याएं बता रहे हैं, कैसे प्राइवेट स्कूल उनसे वसूली के लिए मैसेज के माध्यम से या किन किन तरीक़ों से उनसे फीस लेने की बात कह रहे हैं, इसको लेकर भी थोड़ा सा बताएं। पहले तो स्कूल वाले जो उन्होंने ऐप बनाया हुआ जिससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उस ऐप से या व्हाट्सएप से मैसेज भेजा करते थे और इस तरीके से तत्काल फीस जमा करने के गाइडलाइन देते थे, समय अवधि देते थे कि समय के अंदर जो है स्कूल जमा कर दीजिए। फिर 24-24 घंटे की नोटिस उन्होंने जारी करी कि स्कूल फीस जमा करिए। अब तो ये स्थितियां हैं कि उनके स्कूल से बराबर अभिभावकों के यहाँ बराबर फोन जा रहे हैं, एक दिन में 4-4, 5-5 फोन जा रहे हैं और उनको 24-24 घंटे में फीस जमा करने के लिए उनको जो है चेतावनियां दे रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान है, प्रतिदिन मैं और मेरा परिवार 1000 के करीब फोन रिसीव करता है। उसके बाद भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका फोन हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। कितना पीड़ित अभिभावक है इसको बयान करने के स्थिति। सही कह रहे, कितना पीड़ित अभिभावक है ये अब समझने की जरूरत है। अब सुनील गुप्ता हमारे इनपुट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, संजय शुक्ला को आपने सुना, रिपोर्ट हमने दिखाई, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी जो समस्या है उससे भी दर्शकों को अवगत कराया कि एक तरफ लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आप सोचिए कि रिचार्ज लोग नहीं कर सकते, रिचार्ज करने तक का पैसा नहीं है, और उस स्थिति में जब मैसेज के माध्यम से फीस आपसे मांगी जाए तो कैसा अभिभावकों को लग रहा होगा, ये सोचने और समझने की जरूरत है। सुनील, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी तक ये सामने आ रहा है कि तमाम अभिभावक खुल करके सामने आ चुके हैं, वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। जिस तरीके से तमाम सारे व्यापारियों को, उनके अलावा मजदूरों को, तमाम जो दूसरे उद्यमी उनको भी तमाम सारी सहूलियतें सरकार द्वारा दी जा रही है, ये सब या इसमें से कुछ सहूलियत जो है अभिभावकों को भी मिलनी चाहिए। उसको लेकर के अभिभावक लगातार डीएम से लेकर के सीएम तक की उन्होंने गुहार लगाई, जिसमें अभिभावक संघ भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसमें व्यापारियों की जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो लोग भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में अभिभावकों को इतना जो एक बड़ी समस्या है जहां पर एक मोटी मोटी फीस जमा करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जो मोटी फीस है उसको किसी भी सूरत में जो स्कूल संचालक है वो कम करने को तैयार नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब ज़्यादा इसको लेकर के अभियान शुरू हुआ तो उन्होंने यह कर दिया कि जो आपकी फीस वो एक महीने की आप चाहें तो जमा कर सकते हैं, अप्रैल की अलग जमा करते हैं, मई की अलग जमा करते हैं और जून की जो अलग जमा करते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसके पास अगर मार्च की या अप्रैल की फीस जमा करने का पैसा था तो उसके पास मई का भी होगा और जून का भी होगा, लेकिन जब इसके पास अप्रैल का ही पैसा जमा करने के लिए नहीं है तो मई और जून का आखिर कहां से जमा करे। बड़ी चीज ये भी है, लेकिन उसमें जब तमाम प्रयासों के बाद भी ना उनके डीएम ने सुनी और ना जो उनके विभाग के मंत्री हैं जब उन्होंने भी नहीं सुनी तो थक हार कर उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगी और वहां से भी फिलहाल अभी तक उनको कोई राहत जैसी बात नहीं मिली। तो इसको लेकर के परेशान हुए और अभिभावक संघ टास्क फोर्स लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि किसी भी सूरत में उनको इस समस्या से निजात मिल जाए, लेकिन कोई उनको निजात मिलती नहीं दिख रही। बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, जिसको खाने का इंतजाम करने के लिए पास के मंदिर में जाना पड़ रहा, पास की जो एक स्वयंसेवी संस्था उनके पास जा करके भोजन वहां से ले करके घर आना पड़ रहा, पूरे परिवार को 2 वक्त का भोजन ला करके तब उनका पेट भर रहा है। ऐसे में यही एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो फीस कैसे जमा करे और
उसके ऊपर से जब एक और नया मैसेज आ गया, घरों में भेज दिया गया कि आपको सारी जो बसें हैं, बसों का भी आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, जबकि जब बस चल नहीं रही तो वो पैसा क्यों जमा करें। उसके बाद फिर आ गया कि अब आप अगर स्कूल नहीं खुल पा रहे लॉकडाउन के चलते तो आप मोबाइल पे इंटरनेट के जरिए पढ़ाई करिए। अब ऐसे में जो बच्चे जिनके घर में ये व्यवस्था थी कि वो किसी भी सूरत में मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे, और जिनके घर में अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो ऐसे में उनको लिए 3 मोबाइल की ज़रूरत है, और 3 मोबाइल में उनको 3 जगह पर डाटा उनको ज़रूरत, मोबाइल रिचार्ज कराने की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर 2 GB डाटा एक दिन में खर्च होता है तो महीने में 60 GB डाटा हो जाता है, और उसके लिए उनको 600 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी समस्याओं को सिर्फ अभिभावकों पर ही क्यों झोंका जा रहा है। जहां तक ये स्कूल संचालक हैं वो लगातार हर महीने के हर 3 महीने में फीस ले करके और तमाम दूसरे सारे उसमें चार्ज लगा करके, ट्यूशन फीस के अलावा जितनी ट्यूशन फीस है उससे 3 गुना ज़्यादा उसमें और अन्य मदों में फीस वसूली जा रही है। तो उसको भी अगर कोई व्यक्ति जो स्कूल संचालक है लगातार साल भर तक वसूली करके, जो स्कूल संचालक करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, क्या वो अपने स्कूल के जो जब यहाँ बात कही जा रही है कि हम आखिर अपने टीचरों को आखिर फीस कहाँ से दें, उसको लेकर के एक बात ये भी सवाल आती है लोगों के जहन में कि अगर ये स्कूल संचालक साल भर इस तरीके से फीस वसूलते हैं और अगर उनको 1 महीने की फीस अगर टीचरों को देनी पड़ गई तो ऐसे में कौन सा बवाल बड़ा। क्या सुनील, अगर कानपुर के लिहाज से हम जाने, सुनील अगर कानपुर के लिहाज से हम जाने तो ये संख्या कितनी होगी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि मैसेज के माध्यम से जो फीस वसूली जा रही है, और जो कन्वेंस है खासकर बसों को लेकर भी वो भी पैसा मांग रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये फीस वसूली के जो मैसेज चल रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, ये कानपुर शहर के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या संख्या हो, कितनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में। देखिए ये तादाद लाखों की तादाद में है। और अकेले बात कर लें कि शहर के एक नामी ग्रामी स्कूल की वो जो महीने की उसकी कमाई है वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनकी जो वहाँ पे इनको लोगों के जो फीस है बच्चों के अभिभावक जो जमा करते हैं उनकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनको महीने में आती है। और अगर 3 महीने में जोड़ लें तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई। और इस तरीके से 12 महीने की जो फीस है अगर इसको इकट्ठा करो, और जब उनके यहाँ इसको जो उनके टीचर हैं उनकी जो उनको वहाँ पर जो सैलरी दी जाती है उसमें कतई किसी भी सूरत में ना तो किसी वहाँ पर श्रम विभाग के नियमों का पालन होता है और ना वहाँ पर दूसरे विभागों जो नियम बनाए गए उनके नियमों का पालन होता है। ऐसे में उनसे जब बातचीत की गई तो तमाम ऐसे शिक्षक थे जिनकी सैलरी 12,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी, और उस स्कूल में 5,000 सारे शिक्षकों को मिला लें तो 25 शिक्षक से ज्यादा नहीं थे, और एक शिक्षक की अगर सबसे ज्यादा सैलरी थी वो 35,000 रुपए थी। अगर ऐसे में अगर वो महीने में उनको सैलरी देते भी हैं तो बहुत ज्यादा करीबन 30 से 35 लाख रुपए भी अगर उनके मान ले तो वो बहुत ज्यादा होती जाके उसमें जब इतने में अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए महीना वसूल लें और अगर उनको 2 महीने अगर 3 महीने अगर अभिभावक फीस नहीं देते हैं तो ऐसा उनके सामने कौन सी बड़ा संकट खड़ा ऐसा कौन सा बड़ा संकट है। बहुत अच्छी बात आपने सुनी, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ऐसा कौन सा बड़ा संकट है जो फीस को माफ नहीं किया जा सकता या कम से कम हाफ नहीं किया जा सकता? कौन सा संकट इन प्राइवेट स्कूलों के सामने खड़ा हो गया? इसी सवाल को हम आपको दिखादार उठा भी रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। देखिए, एक दिन में स्कूल औसतन 3 घंटे की क्लास चला रहा है। 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की रोजाना ऑनलाइन क्लास के लिए 2 GB इंटरनेट का डेटा खर्च होता है। अभी स्कूलों में 1 महीने के करीब 20 दिन ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, इसका रिचार्ज अभिभावक ही कराते हैं, ये समझने की जरूरत है। 60 GB इंटरनेट डेटा का खर्च 300 से 650 रुपए तक आता है। एक तरफ ये इंटरनेट का खर्च है और दूसरी तरफ ये भी समझने की जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो मैसेज के जरिए अभिभावक को परेशान कर रहे हैं, फीस की वसूली कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात सुनील गुप्ता ने कही, हमारे सहयोगी ने, कि करोड़ों में कमाई है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
की न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। एक तरफ बच्चों की आवाज है, मासूमों की आवाज है, और दूसरी तरफ जो जिम्मेदार हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, वो देखने को तैयार नहीं है कि किस तरह से जो अभिभावक है वो परेशान हो रहे हैं, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। और एक आप जैसा कि जानते हैं, इसमें किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से ड्रेसों के माध्यम से पैसा कमाते हैं ये स्कूल, किस तरह से बच्चों की किताबों के जरिए भी कमीशन सेट होते हैं, हर जगह पे कमीशन सेट होते हैं। लेकिन जब बात इतने मुश्किल वक्त की आ जाए जहां पर देश में एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहा हो, कोरोना काल चल रहा हो, लोगों के पास पैसे नहीं हो, खाने के लिए खाना ना हो, और वहां पे इस तरीके से जिसे कह सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल का जो रवैया है वो वास्तव में शर्मसार कर देने वाला है। इस वक्त विनय वर्मा व्यापारी टास्क फोर्स के प्रभारी है। विनय जी, सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? मेरे द्वारा लगभग काफ़ी समय से ये मुहिम चलाई जा रही है और मैंने एक व्हाट्सएप भी बनाया है, उसमें अभिभावक को जोड़ा है और मेरे पास भी लगभग कई फ़ोन आते हैं। मेरे पास कल भी एक फ़ोन आया था, उन अभिभावक को इतना परेशान किया जा रहा है, उनको स्कूल बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप किताब ले लें, नहीं तो आपका नाम, बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इस कोरोना जैसी महामारी में जहां देश एक तरफ संकट से जूझ रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये स्कूल वाले जबरन फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। मैंने अपने खून से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं हो रहा है। माननीय जिलाधिकारी को भी मैंने बोला, लेकिन उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्या बात आपने डीएम से बोली? कुछ नहीं, कोई मतलब घुमा फिरा के बात हो रही है, फीस आगे ले ली जाए। अरे आगे कैसे ले ली जाए, कहां से फीस दी जाएगी? जब व्यापार बंद है, व्यापार चौपट है, कहां से फीस दे दी जाएगी आगे? क्या कहेंगे संजय? डीएम साहब मजबूर हैं, क्योंकि जो शासन की जो नियमावली है डीएम साहब उसी के तहत काम करेंगे। मजबूर इसलिए हैं, जब उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतना मेहरबान दिखाई पड़ता है स्कूल प्रबंधकों के आगे, आज देश का मेहरबान नजर आते हैं आपको, ऐसा लगता है? इसलिए मेहरबान नजर आते हैं कि 2018 में उन्होंने एक शासनादेश लेकर के आए। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में 10 साल से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा हूं। इसके पहले 3 मुख्यमंत्रियों ने अध्यादेश लेकर के आए और उन अध्यादेशों में स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ तमाम तरीके के आदेश हुए, लेकिन संयोग ऐसी परिस्थितियां रही कि सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ स्टे हो गया, इसलिए वो लागू नहीं हो पाए। ये सरकार लेकर के आई तो इस सरकार ने 9.8% फीस बढ़ाने का आदेश प्रतिवर्ष स्कूलों को प्रदान कर दिया। और अध्यादेश को पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि निश्चित तौर से सरकार जो है स्कूल प्रबंधकों के पोषण के लिए काम करने का प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़े। आज मैं ये देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज सभी उद्योगपतियों से, सारे व्यापार जगत के लोगों से आज निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने कर्मचारियों के सैलरी, बंद व्यापार होने के बाद भी आप अपने कर्मचारियों की सैलरी दीजिए। क्यों मेहरबान इसलिए नजर आते हैं कि स्कूल प्रबंधक प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। ये वन टाइम इंडस्ट्री है, जिसमें एक बार पैसा लगा देने के बाद दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती और वो व्यापार सालों सालों लगातार उसी से चला करता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है और इसके बाद भी सरकार इन पर इतनी मेहरबान है कि सरकार कहती है कि अगर ये पैसा नहीं वसूलेंगे, सरकार अगर पैसा ये फीस नहीं वसूलेंगे तो सैलरी कहां से देंगे? जबकि मैं दावे से कह सकता हूं, सुनील गुप्ता जी कह रहे थे कि 1 माह के बच्चों की फीस से 3 महीने के टीचरों का, उनके स्टाफ का और खर्चों का सारा भुगतान किया जा सकता है। तो ये सरकार इन्हीं पे क्यों इतना मेहरबान नजर आ रही कि इनके लिए दर्द इनको समझ में आता है कि अगर ये फीस नहीं वसूलेंगे तो सैलरी कहां से देंगे। ये नहीं सोचा कि आज इस प्रदेश का अभिभावक जो अपने घर में लॉकडाउन के तहत परेशान बैठा हुआ है, भूखा बैठा हुआ है, वो अपने कहां से ला करके इनको फीस देगा? वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के आदमी, आज ये परिस्थितियां हैं, लोग अपनी जेवर जट्टा बेच करके भी लोग जो है गिरवी रख करके लोग आज फीसों का भुगतान करने का काम कर रहे हैं। मुझे गार्जियों ने बताया माननीय अपनी जेवर बेचा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और उस पैकेज को आज आपके टीवी चैनलों के माध्यम से सब बांटा गया है, लेकिन शिक्षा पे क्यों कोई बात नहीं करना चाह रहा है? क्यों बात नहीं करना चाह रहा शिक्षा पे? अभिभावक बहुत परेशान है। अगर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो निर्णय मतलब नहीं लिया गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये सही आप कह रहे हैं कि अगर फैसला नहीं लिया तो अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान होंगे। सुनील, मोटे तौर पर जैसा कि हम सुन रहे थे संजय शुक्ला जी को, जहां पर किस तरह से आप वो बता रहे हैं कि सरकार मेहरबान है जिसकी वजह से इस प्राइवेट स्कूलों को शय मिल रही है, और सुनील ये भी किसी से छिपा नहीं है। सुनील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
तो शायद सुनील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब संजय शुक्ला जी, ये भी चीज किसी से छिपी नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूल कई बड़े बड़े नेताओं के भी है, ये भी कुछ छुपा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि यही बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से ये सब है? मैं 10 साल से इनसे संघर्ष कर रहा हूँ। बड़े बड़े नामी स्कूलों के खिलाफ मैंने संघर्ष किया और उन संघर्ष में तमाम तरीके के रिजल्ट मैंने लिए हैं। तमाम स्कूलों के मैंने फीसें कम कराई है, तमाम अभिभावकों को मैंने तमाम तरीके से लाभान्वित कराया है। और आज की तारीख में मैं कानपुर की जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में फीस निर्धारण समिति है, मैं उसका सदस्य भी हूँ, जो पूरे प्रदेश में हर जिले पर है, मैं भी उसका सदस्य हूँ। पिछले साल जयपुरिया स्कूल का मामला था, हम लोगों ने कमिश्नर साहब के अंडर में कमेटी थी, हम लोगों ने जयपुरिया के स्कूल फीस कम कराई। इसके पहले तमाम स्कूलों की मैं फीस कम करा चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे आंदोलन के ध्यान में रखते हुए कानपुर के तमाम ऐसे स्कूल थे जो छोटे मोटे, जो हमारे आंदोलन को ध्यान में रख करके वो इतनी कम मात्रा में फीस बढ़ाते थे कि ऐसा ना हो कि इनका हमारे ऊपर भी अटैक हो जाए। तो इसका लाभ मिलता रहा। लेकिन ये नामी बिरामी जितना भी बड़ा आदमी होता है, जितना बड़ा चोर होता है, उतना ही डरपोक भी होता है। और ये निश्चित तौर से बड़े चोर हैं। ये जब इस धंधे में घुसते हैं, आज मैं धंधा कहूंगा इसको, तो समाज सेवा का एफिडेविट सहकारी समिति में जाकर के हलफनामा देते हैं कि मैं स्कूल समाज सेवा करने के लिए चलाने जा रहा हूं। बातों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं संजय जी, जब आप देखते हैं, जो आप जैसे संघर्ष की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें आपने देखी, और जैसा कि जिक्र साफ तौर पर विनय जी ने भी किया, जहां पर बच्चों की ड्रेसों के नाम पर, किताबों के नाम पर, फीस बढ़ोतरी के नाम पर जिस तरीके से उनसे हम कहते हैं वसूली की जाती है, जब आप ये ऊपर सवाल लेके पहुंचते हैं तो वहां से आपको क्या जवाब मिलता है? वहां से जवाब तो ऐसा मिलता है कि एक बार मैं उप मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, तो उन्होंने मुझसे कहा अभी तो मुझसे स्कूल वाले मिल करके गए हैं। तो हमने कहा आपसे स्कूल वाले मिल के गए हैं, आपसे क्या कह के गए मुझे नहीं मालूम, मैं अभिभावकों का प्रतिनिधि बन करके आपसे आज मिलने आया हूं। आप मेरी बात सुनना चाहे तो सुने, न सुनना चाहे तो न सुने। हमको आप ये क्यों बता रहे कि स्कूल वाले मिल करके गए? वो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। सरकार हम लोगों के अभिभावकों की बात सुनना ही नहीं चाहती है। उसका कारण, मेन कारण यही है कि जितने स्कूल वाले हैं ये तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम विधायक हैं, भूतपूर्व सांसद हैं, विधायक। आपने जिक्र किया था कि आप डीएम साहब की वजह से, यही वजह है कि डीएम साहब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या मुझे लगता है ये मैं नहीं कह सकता। जब कई ऐसे सीधी सी बात समझ लीजिए कि जितने भी ये स्कूल हैं, सब बड़े बड़े नेताओं के हैं, इसमें कहीं कोई वो शक नहीं है। और सीधी तरह पे मोटा मोटा पैसा वहां पहुंचता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, सीधा मोटा पैसा पहुंच रहा है, इस वजह से वो चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है। सुनील आप क्या कहेंगे? जिस तरह से संजय को हम सुन रहे हैं, विनय शर्मा जी को हम सुन रहे हैं, जिस तरह से वो एक नेक्सस की बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जहां पर अभिभावकों से फीस तो वसूली जाती ही है, साथ ही साथ उनसे किताबों के नाम पर भी पैसे वसूले जाते हैं, ड्रेस के नाम पर भी पैसे वसूले जाते हैं, मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है, वो भी पैसे उनसे लिए जाते हैं। जब ये सवाल ऊपर जाते हैं तो गोलमोल जवाब आता है। ये बात जब विनय कुमार शर्मा डीएम साहब के पास पहुंचे, वहां से भी गोलमोल। क्या ऐसा लगता है कि ये जो नेक्सस है, इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके जो ओनर हैं वो इतने बाहुबली हैं कि उनके सामने सब नतमस्तक है, कोई कुछ कर नहीं सकता? क्या कहेंगे सुनिए? वाकई में जो आपने बात कही थी ये वाकई बाहुबली, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये वाकई में सारे के सारे स्कूल संचालक मिल करके एक बड़े बाहुबली के रूप में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब पिछले 2 साल पहले सरकार ने आदेश दिए थे, अभिभावक संघ के फेवर में कुछ आदेश किए थे उन्होंने, तो उन्होंने इसको तुरंत ही इसको सब ये पूरा बाहुबलियों का एक पूरा गुट बनाया और जाकर के उन्होंने कोर्ट की शरण ली। और कोर्ट की शरण में जाकर के अपने फेवर में एक आदेश के बात करें तो स्टे लेकर आ गया। और स्टे के चलते जो सरकार का प्रभावी आदेश था वो जहां का तहां वहीं पर एक रुक करके रह गया, जिसके चलते उस आदेश का कोई पालन नहीं हो पाया। और बात करें तो जो अधिकारी हैं, अगर जिला अधिकारी हों या जो दूसरे अधिकारी हैं, उनके सामने एक समस्या आ जाती है कि साहब हमारे पास कोर्ट का आदेश है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। और जब सरकार का कोई आदेश आएगा तभी हम कोई पालन कर पाएंगे उसका। हाँ, हमारे हाथ में जो था वो हमने कर दिया कि हम इतना कर सकते हैं कि जो आपकी अप्रैल मई जून की फीस है उसको हम समायोजन के तहत ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप कहें तो अगले 3 महीनों में हर एक महीने की फीस जो हम उसको समायोजित कर सकते हैं। उसके तहत उन्होंने एक आदेश भी निकाल दिया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि उनके उस आदेश को भी ये स्कूल संचालक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारी से बड़े ये खुद को जो वहाँ स्कूल संचालक है ये अपने आप को, चाहे डीएम हो या सीएम हो, उससे बड़ा अपने आप को मानते हैं। उनको लगता है कि वो ना वो
अगर डीएम का आदेश नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, और अगर वो सीएम के आदेश की भी अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़े लेवल पर जुड़े होते हैं और जिसके चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से अधिकारी हो या कोई भी हो वो उनसे डरता है। और बड़ी बात यही है कि जितने भी स्कूल है उसको सब के सब एक न एक किसी न किसी राजनेता से जुड़े हुए हैं, और जिसके चलते वो किसी भी सूरत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर मुख्यमंत्री चाह भी ले कि इनके हम अभिभावक के फेवर में कोई आदेश कर दें, तो वो जो बैठे हुए वहाँ पे बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं सारे आदेशों को दरकिनार कर कोर्ट की शरण ले लेते हैं, और कोर्ट की शरण में जा करके क्योंकि उनको ये जो सारी जानकारियां हैं वो वहीं पर कार्यालय में बैठे हुए लोग जो ये नियम बनाते हैं वही उनको नियम तोड़ने का भी नियम बता देते हैं कि ऐसे इस नियम को तोड़ा जा सकता है, और जिसके चलते उसका पूरा फायदा ये स्कूल संचालक उठाते हैं जो हर महीने की जो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और सिर्फ लाखों रुपए देते हैं जो वहाँ पे शिक्षक उनको पढ़ाने के एवज में। शहर के एक बहुत बड़े स्कूल के नामी ग्रामीण स्कूल की ये स्थिति है जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों के एडमिशन के लिए 95% से कम के बच्चों का एडमिशन नहीं होता वहाँ पर। वहाँ की स्थिति है, कहते हैं कि फीस तो हम 15,000 रुपये एक महीने की लेंगे, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा आपने डिस्काउंट कराया तो 10,000 रुपये महीने से कम, मतलब 30,000 रुपये 3 महीने की फीस जमा कराएंगे। लेकिन वो जो शिक्षकों को जो वहाँ पर उनका मेहनताना जो उनको तनख्वाह की बात करी जाती है तो महज 10 से 12,000 रुपये महीना उनको दिया जा रहा है, और ऐसे में वो भी शिक्षक हैं जो किसी भी सूरत में या तो बाहर से ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर हैं या फिर दूसरे कारोबार करने को मजबूर हैं। वो अगर 8 घंटे स्कूल में देते हैं तो 8 घंटा उनको दूसरे भी काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ जब जो लगातार नियमों को, चाहे वो फीस को लेकर के हो या श्रम विभाग के नियमों को लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि अगर एक छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा कारखाना लगा लेने वाला व्यक्ति अगर कहीं छोटी सी अगर 2 मजदूरों को रखता है तो उस पर तुरंत श्रम विभाग के तमाम नियम लागू हो जाते हैं। फिर इन स्कूल संचालकों पर आखिर कोई नियम लागू क्यों नहीं होता है, ये भी बात इसलिए कही जाती है कहीं ना कहीं राजनेताओं के दबाव में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और फिर बात करें, सवाल यही है कि जो अभिभावक हैं एक जैसे हाल, आखिर ये फीस कैसे कम होगी या फीस ये कैसे हाफ होगी, जहां पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। डीएम साहब गोलमोल जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम साहब को कुछ पता नहीं है कि इतना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जैसा कि साफ तौर पर संजय शुक्ला जी भी बता रहे हैं। लेकिन आखिर एक्शन कब होगा, कब एक्शन लिया जाएगा, कोई तो कदम उठाने की जरूरत है ना, नहीं तो स्थिति तो और भयावह हो जाएगी, स्थिति तो बहुत बिगड़ जाएगी जहां पर लोगों के पास खाने को नहीं है। सुनील, आर्य हम बात करें कि जो हालात हैं उस हालात को लेकर के अभिभावक यहाँ तक मजबूर हो गए हैं कि कई अभिभावकों ने यहाँ तक की धमकी तक दे डाली है कि अगर हमारे बच्चे का स्कूल से नाम कटा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद भी ये स्थिति है कि नहीं, हमको फीस तो आपको जमा ही करनी पड़ेगी, चाहे जैसे जमा करिए। हालांकि अभी तक नाम किसी के कटने की जानकारी नहीं है, क्योंकि डीएम ने सब एकदम बिल्कुल सख्त लहजे में आदेश दिए हैं कि अगर किसी बच्चे का स्कूल के बच्चे का नाम कटा तो स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारे साथ हमारे ऑफिस में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर प्रोड्यूसर है विनीत शर्मा है, उनसे हम बात करते हैं। देखिए उनके पास भी इस तरीके के मैसेज आए हैं जो इस समस्या से रूबरू हैं। विनीत, किस तरीके का मैसेज आया था, बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, कि क्या समस्या क्या है? सुनील जी, फीस माफी का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। अभी देखिए ये एक मैसेज है स्कूल का, देखिए आ रहा है हमारे पास भी कि 3 महीने की फीस एक मुश्त जमा करनी है। ये बड़ी बात है कि 3 महीने की फीस तो अभी जमा ही करनी है, साथ में एडमिशन फीस भी अभी आने वाली है। मामला सिर्फ फीस तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। जो आदमी अपने काम नहीं कर पा रहा है, जो नौकरी पेशा है, उसकी नौकरी छूट चुकी है, 3 महीने से रेडी वाला, पटरी वाला, ऑटो टेम्पो वाला, ये कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, सारे काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। सारा जो भी जमा पूंजी थी वो खाने में खर्च हो चुकी है। अभी तक स्कूल की फीस तो देनी ही देनी है, साथ में 690 रुपए का रिचार्ज कीजिए, 1 GB डेटा मिलता है आपको, बच्चे को पढ़ाइए, उसमें भी नेटवर्क नहीं आता तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन स्कूल क्या कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, आप 1 महीने की फीस रेडी कर दीजिए, 3 महीने की फीस एक मुश्त दे दीजिए, उसके बाद एडमिशन फीस देनी है, कापी किताबों का खर्चा है, आगे की हर महीने की फीस देनी है। आप सोचिए कि एक गरीब तबके का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेकर के बैठा हुआ है वो कैसे इसे सर्वाइव करेगा, परिवार आगे कैसे चलेगा, ये बहुत सोचना है। जो स्कूल में एक नाम दे दिया जाता है कि फला स्कूल दुकान से आपको लेनी किताबें, उसको लेकर के क्या वो भी कोई लिस्ट थमाई गई है? जी हाँ, ये भी एक कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। स्कूल वाले अपनी एक पेट दुकानदार रखते हैं, वहीं पर जाकर के आपको कॉपी मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, आपको ड्रेस मिलेगी, इवन दैट आपको फीस भी ड्रॉप बना करके वहीं पर कभी कभी जमा करवा ली जाती है कि वहीं पे सारे डॉक्यूमेंटेशन कर देने हैं। स्कूल इन सब चीजों से ही पैसे की उगाही कर रहे हैं। एक तरीके का ये पूरा बिजनेस
क्रिएट हो चुका है। ये शिक्षा नहीं रह गई, अब ये एक प्रकार का धंधा तैयार हो चुका है, सीधे शब्दों में कहें। यानी ये माना जा सकता है कि जो सीएम के आदेश होते हैं, जो डीएम के आदेश होते हैं, स्कूल संचालक कहीं उससे ऊपर होते हैं। वो अपनी यूनिटी बनाते हैं और सीधे ये आदेश कर देते हैं कि अगर बच्चे के आपके पर्सन कोई भी शिकायत करेंगे तो हम स्कूल से बाहर कर देंगे। देखिए, ये भी हम आर्य साहब को ये भी बता दें कि जिस तरीके से तमाम सारे अभिभावक खुल करके सड़क पर आ रहे हैं, पूरा अभिभावक संघ लगातार विरोध कर रहा है कि फीस माफ की जाए, लेकिन किसी भी स्कूल को कोई भी संचालक मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। इसका साफ कारण यही है कि वो किसी भी सूरत में अपनी बात इसलिए नहीं रख पा रहा। उनको पता है कि हम झूठे हैं, हमने पूरा साल भर चोरी की है, हम लगातार चोरी करते हैं और उस चोरी का खुलासा हो जाएगा। जब मीडिया हमसे सवाल पूरे देगा तो हमारे तमाम सवाल, हमारे तमाम ऐसे जवाब होंगे जो जिसका भंडाफोड़ हो जाएगा, और जो हमने पूरा एक बाहुबलियों का गैंग बना रखा है उस गैंग का कहीं ना कहीं खुलासा हो जाएगा। शायद यही कारण है कि स्कूल का कोई भी संचालक मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं होता। वो सीधे, अगर कोई मीडिया भी अगर इसके खिलाफ खबरें चलाना शुरू करता तो सिर जाकर के अपने राजनेताओं के शरण में पहुंच जाते हैं और बस यही प्रयास करते हैं कि किसी भी सूरत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। भले ही अभिभावक परिवार सहित आत्महत्या करे तो करे जा करके, लेकिन जिस तरीके से अभी तक के ये अभिभावक परेशान घूम रहे हैं और उनके खिलाफ जो स्कूल संचालक है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और लगातार अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, आपको फीस तो जमा ही करनी है, चाहे आप जो भी करिए। उसको लेकर के लगातार अभिभावक परेशान भी, यहाँ तक की धमकियां भी दी जा रही हैं। अगर आपने इस तारीख को पैसा नहीं जमा किया तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा और फिर आप ले करके झोला भटकते रहिएगा। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अभिभावक जाए तो कहाँ जाए, जब डीएम नहीं सुनना है, जो शिक्षा मंत्री है वो नहीं सुनना है, मुख्यमंत्री को लेटर देकर आ रहा है तो लोग हाई कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। हाई कोर्ट में फिर वहां पर ये कहा जा रहा है साहब यहाँ तो हाई कोर्ट का आदेश आदमी जो स्टे है उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि आखिर अभिभावक जाए तो जाए कहाँ पर जाए। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था जो है वो सरकार भी जानती है क्या हालात। जी, बहुत अच्छी बात आपने सुनील कही कि आखिर अभिभावक है तो जाए किसके पास जाए, सवाल किससे पूछे, सरकार से पूछे, देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल मनमानी करने को तैयार है। डीएम साहब सुन नहीं रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, लोगों के घरों में खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि इतने लंबे वक्त से चीज़ें बंद हैं, छिपा किसी से नहीं है। इस बीच संजय शुक्ला जी, एक तस्वीर सुनील गुप्ता हमारे सहयोगी ने तस्वीर पेश की, विनीत हमारे सहयोगी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास मैसेज आता है और ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। मैं आपके पास आऊँगा संजय शुक्ला जी। सुभाष, एक दर्शक इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, अपनी बात को रखें। सर, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ये बच्चों को बहुत ही डेंजर कर रही है सर, बहुत ही हार्मफुल हो रही है। और ये पढ़ाई सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि इन लोगों की फीस जमा हो सके। इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों का काम धंधा सारा बंद है, इसके बाद भी ये लोग 3-3, 4-4 घंटे बच्चों के मोबाइल पर लगा आंखें इसमें कराए रहते हैं, जिससे कि उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है। और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को उनको फीस से मतलब है। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से कोई भी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही इनकी बुक्स आ पाई हैं, ना ही इनकी कॉपियां आ पाई हैं, लेकिन वो लोग इस बात पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें। मोबाइल पे लगा रहता है, बैटरी डाउन हो जाती है, उसके सारे डिस्टर्बेंस बनते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग फीस जमा करवाने के सिलसिले में सिर्फ ऑनलाइन के लिए ये लोग पाए हैं। लॉकडाउन पीरियड में क्रूशियल टाइम से हमारा देश गुजर रहा है। इन लोगों को ये देखना चाहिए, प्राइवेट स्कूल वालों को, किस तरीके से हम लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं, गरीब मजदूर लोग किस तरीके से अपनी रोजी रोटी कहाँ से इकट्ठा करके चला पाएंगे। लेकिन उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ऑनलाइन पढ़ाई करके उनका अपना टाइम खाना पूर्ति करके उनको पैसा। बहुत अच्छी बात आपकी बात आगे दिनेश ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक अलग पहलू, एक अलग नज़रिया भी रखा कि जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसका असर बच्चों पे भी पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि ये वक्ती तौर के लिए है, चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी तो स्कूल में पढ़ाई होगी। लेकिन अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूलों का शिकंजा है उसमें जो अभिभावक है किस तरह से जकड़े हुए हैं। इतनी जो बातें संजय शुक्ला ने कही, विनय शर्मा ने कही और सुनील गुप्ता ने कही, एक तस्वीर आपके जहन में साफ हो गई होगी कि ये नेक्सस कितना बड़ा है। ये बाहुबलियों का पूरा नेटवर्क है जिसमें कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये कोई हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं, लगातार भी प्रोग्राम करते रहते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह से अभिभावकों को परेशान किया जाता रहा है, उनसे किताबों के माध्यम से पैसा कमाया जाता रहा है, ड्रेसों के माध्यम से पैसा कमाया जाता रहा है, प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा जो है ऐसे कमाया जाता है। और अभिभावकों ने कई बार इसकी आवाज़ें उठाई, इसको लेकर आवाज़ बुलंद की। संजय शुक्ला जी बैठे हैं हमारे साथ, विनय वर्मा जी बैठे हैं, इन लोगों ने भी एक संघर्ष किया, आवाज़ें उठाई। लेकिन आखिर हासिल क्या हुआ है? हासिल ये हुआ है कि ये वक्त है कोरोना काल, ये वक्त है मुश्किल का, लेकिन इसके बावजूद भी हम छोड़ेंगे नहीं।
इसके बावजूद भी हम पैसा लेके रहेंगे। ये स्थिति आप समझिए। संजय शुक्ला जी क्या कहेंगे? मैं आपके दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक जिला शुल्क निर्धारण समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार ने इस वर्ष सारे स्कूलों को फीस बढ़ाने से मना कर रखा है कि कोई भी स्कूल पिछले वर्ष की तुलना में एक भी पैसे की फीस इस साल नहीं बढ़ाएगा। अगर किसी भी स्कूल के द्वारा मुझे शिकायत मिली है, कई स्कूल इस तरीके काम कर रहे हैं जो सरकार के मना करने के बाद भी फीस बढ़ा रहे हैं। कई गार्जियनों के मेरे पास फोन आए। तो मेरा उन सारे दर्शकों से, उन सारे अभिभावकों से निवेदन है कि अपने जिले के डीआईओ के यहाँ जाकर के लिखित तौर से इसकी शिकायत दर्ज कराएं। और जब शिकायत आपने जब शिकायतें करी, आपने जिक्र किया कि शिकायत उसका एक उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है। मैं सवाल मैं आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि जो आपने बात कही डीआईओ के यहाँ शिकायत करें, क्या आपको डीआईओ सुनील जी कानपुर में उस समिति का मैं सदस्य हूँ और मैं कानपुर के अभिभावकों को गारंटी देता हूँ कि जो भी शिकायत उस समिति के बीच में आएगी उसका निस्तारण बहुत ही अच्छे तरीके से संजय शुक्ला कराने का काम करेंगे। डीआईओ के कार्यालय में आज नहीं, उसमें संवाददाता गए हैं, पिछले 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं कि साहब डीआईओ सतीश तिवारी आखिर कहाँ है। तो सतीश तिवारी के बारे में खुद उनका ना तो फोन उठ रहा है और ना तो वहाँ पे कोई अधिकारी ये बताइए शिकायत कहाँ पे? सतीश तिवारी आखिर है कहाँ? ये स्थिति तब है जो 2-3 दिन पहले संवाददाताओं ने डीएम से शिकायत की थी कि आदरणीय डीएम साहब, ये जो आपके सामने डीआईओ साहब बैठे हैं ये सिर्फ आपकी मीटिंग में नजर आते हैं, इसके अलावा पब्लिक मीटिंग में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। क्या लगता है कि डीआईओ साहब को भी कोरोना से डर लग रहा है कि अभिभावकों की शिकायत सुनने का उनके पास समय नहीं है? आज भले ही बात कहें कि कोरोना का एक जो समस्या चल रही है उससे शायद उनको डर लग रहा होगा, वो अपने घर में दुबक के बैठे हुए, लेकिन इससे पहले भी लगातार लापता रहते थे। ऐसे डीआईओ से आप क्या आशा करेंगे? नहीं, मैं सुनील जी कह रहा हूँ, आप जाके अपनी शिकायत वहां दर्ज करावें और उसको दर्ज करा करके उसका डिस्पैच नंबर जरूर ले लें। डिस्पैच नंबर लेकर के जब वो शिकायत दर्ज हो जाएगी तो उस समिति के 7 सदस्य हैं, जिसमें जिलाधिकारी जिसके चेयरमैन हैं, जिसके अध्यक्ष हैं, मैं उस कमेटी का सदस्य हूं। कानपुर के अभिभावकों को मैं गारंटी देता हूं कि वो समिति और पूरे प्रदेश में कहीं चले न चले, काम करे न करे, लेकिन कानपुर की कमेटी काम करेगी और संजय शुक्ला उसमें प्रदेश के अपने कानपुर के अभिभावकों की बुलंद आवाज बनाने का काम। मैं आऊंगा। दीपांजलि हरियाणा से एक दर्शक काफी दूर से जुड़ी हुई है। दीपांजलि जी अपनी बात को रखें। दीपांजलि जी मेरी आवाज आप तक पहुंचे, जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ जी सर जी, अगर कि नाम है किसी के पास इनकम सोर्स नहीं है तो वो कहाँ से ट्यूशन फीस और क्या नाम है कहाँ से स्कूल फीस देगा? और इंटरनेट का ये है कि कहाँ तक मतलब नेटवर्क इतना स्लो है, इतना नेटवर्क स्लो है, कहाँ पर मतलब नेटवर्क नहीं आता तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही दीपांजलि, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा दूसरे राज्य से थी लेकिन वो भी साफ तौर पर जिक्र कर रही थी कि इंटरनेट की स्पीड कई जगह पर कम है, लिहाजा बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन फीस वाले जो हैं प्राइवेट स्कूल वाले वो फीस वसूलेंगे, बच्चों की पढ़ाई हो और चाहे ना हो। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
स्वागत है हमारे खास पेशकश में। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मोटे तौर पर जब चीज़ों को समझें तो एक चीज़ मुझको नज़र आ रही है, इसका जिक्र मैं आपसे भी कर दूं कि जब सरकार ने एक्शन लिया था कि भी प्राइवेट स्कूल फीस जो है वो नहीं वसूलेंगे, जिसको लेकर नोएडा की भी एक खबर थी जहाँ पर डीएम साहब ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को आगाह किया था कि वो फीस नहीं वसूलेंगे। ये सब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन एक डिप्टी सीएम का जब बयान आता है कि एक महीने करके फीस वसूले जाते हैं, उसके बाद से देखा है हमने कि प्राइवेट स्कूलों की जो शय है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका जिक्र संजय शुक्ला जी भी कर रहे हैं, विनय वर्मा भी कर रहे हैं और सुनील गुप्ता भी कर रहे हैं। संजय शुक्ला जी, ये बयानी ने सब कुछ बिगाड़ दिया ऐसा लगा? बिल्कुल सब कुछ बिगाड़ दिया। जिस समय कानपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में आदेश पारित किया कि कोई भी स्कूल प्रबंधक किसी बच्चे को या उसके अभिभावक को टार्चर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, किसी बच्चे को किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, उसका असर पड़ा था। और वो लोगों ने उस समय तक अप्रैल सेशन चालू हो चुका था, 4 अप्रैल को ये आदेश जारी हुआ था कानपुर में। अप्रैल के 15-20 अप्रैल तक किसी भी स्कूल प्रबंधक ने किसी भी गार्जियन के से फीस मांगने की हिम्मत नहीं जुटाई, ना ही उनको फोन किया, ना ही उनको कोई नोटिस भेजी। जैसे ही दिनेश उप मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया कि स्कूल प्रबंधक अगर फीस नहीं वसूलेंगे तो अपने टीचरों को, अपने स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे, ये बयान आते ही अनुराधा शुक्ला ने, जो हमारी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के जारी होते ही स्कूल प्रबंधकों ने, पूरे प्रदेश के स्कूल प्रबंधकों ने हर गार्जियन पे नोटिस भेजना, फोन करना, तमाम तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम किया। ये सारा का सारा असर जो उस बयान ने डाला। ठीक है विनय वर्मा, मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज देने की भी कोशिश करिए जो अभिभावक इस वक्त परेशान हैं या जिनसे इस वक्त फीस जो है वसूली जा रही है मैसेज के माध्यम से, जैसे हमारे सहयोगी विनीत ने जिक्र किया, उनके पास क्या रास्ते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा सभी अभिभावकों से यही कहना है कि आप सब परेशान मत हों और इस संकट की घड़ी में हम लोग कोरोना ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और इस फीस को माफ करने का काम करें। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। बस अब ये बात रही, अभिभावक अब ये कह रहे हैं कि अब किसी भी सूरत में अब बयानबाजी का समय नहीं है। अब जब तब तक जो बयानबाजी होनी थी मंत्री ने की, अधिकारियों ने की, तमाम लोगों ने की, अब है कार्रवाई का समय। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर इन स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आखिर जो अभिभावक परेशान घूम रहे हैं उनको इस समस्या से निजात कब मिलेगी? इसको लेकर के लगातार जिन स्कूल संचालकों को फीस बढ़ानी थी उन्होंने बढ़ी हुई फीस का मैसेज भी जारी कर दिए। जिन स्कूल संचालकों को उनको सुनील जी जो करना था वो उन्होंने शिकायत जरूर दर्ज कराइए कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जब इनको वराधस्त ऊपर से मंत्री का प्राप्त है तो ऐसे में सीधे से बात जाहिर होती है कि अब इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अभिभावक संघ और ये टास्क फोर्स तमाम सारे लोग मिलकर के आखिर अब क्या कार्रवाई करेंगे, इसको लेकर के अभिभावकों के जहन में सिर्फ कार्रवाई तो सुनील जी आप देखने वाले हैं। मैं अपनी लड़ाई के पूरे समय में जो 2009 से मैं लड़ रहा हूं, दो मुख्यमंत्रियों से मैंने प्रदेश स्तर पर शासनादेश जारी कराया, आंदोलन को इतना बड़ा चलाया। आज अगर ये लॉकडाउन की स्थितियां ना होती तो आज मैं फिर हजारों आदमियों को लेकर सड़क पर निकला होता और सरकार को विवश करता इस पर कोई न कोई। संजय शुक्ला जी, शिकायत अभिभावक कहाँ करें? संजय जी ऐसे में अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? फीस वो जमा करें या अभी ना जमा करें? वो बेचारे परेशान हैं, उधार लेने को मजबूर हैं, ब्याज पर लेने को मजबूर है, कह रहे फीस जमा करें या ना करें? अब आप बताइए क्या करना चाहिए? सुनील जी, मैं इन स्थितियों को रोज फेस कर रहा हूँ। प्रतिदिन मेरे पास हजारों की तादाद में लोग फोन आते हैं और लोग पूछते हैं मैं क्या करूं। मैं आज की तारीख में उनको कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं कि आज मान लिया कि अभी हमने उनको कह दिया कि फीस ना जमा करिए और सरकार का आदेश है, स्कूल प्रबंधक उनको वो करेंगे। हम उनकी ताकत में भी खड़े होकर के स्कूल के खिलाफ भी जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। उन लोगों को जाकर के हम उनकी मदद करने की स्थिति पे अपने को इस समय असहाय पा रहे हैं। लेकिन ये मेरा वादा है कि जिस दिन भी ये लॉकडाउन खत्म हुआ और सड़कों पे निकलने की अनुमति हमको मिली, मैं यहां से लेकर लखनऊ तक जाकर के सरकार को विवश करूंगा कि वो अपने निर्णय को इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई छूट दिलाए, इनको लोगों को कहीं लाभ प्राप्त हो। संजय शुक्ला जी, शिकायत कहां करे अभिभावक जो परेशान हो? जो जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ आज की तारीख में शिकायत करने के लिए हमारे पास कोई एक ही माध्यम होता है, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी के पास जाके जो भी शिकायत करेगा वो जाकर के यही कहेंगे साहब सरकार के जो नियम कानून है मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूं, इसके अलावा मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता।
आज जिलाधिकारी अपने स्वविवेक से अपने उच्च अधिकारियों को सरकार को इससे अवगत करावें कि अगर ये नहीं किया गया तो शहरों की लाइन ऑर्डर में डिस्टर्ब होगा, हजारों लोग सड़कों पर निकलेंगे और निकल करके इस पीड़ा में आत्महत्याएं करेंगे। लोग जब इसमें विवश हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? जब अपनी जेवर जट्टा बेच करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके लोग किस तरीके से खा पी रहे हैं, किस तरीके से लोग अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, एक ना एक दिन वो सड़क पर निकलेंगे और वो समय बहुत खराब होगा। इसलिए जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट पहुंचानी चाहिए शासन तक कि इसको लेकर के आम जनमानस में एक बहुत ही ज्यादा जो है अशांति का माहौल है, इसको लेकर के कोई ना कोई निर्णय सरकार करे। तो सरकार को फैसले लेने की जरूरत है और जो डीएम साहब हैं या जो अधिकारी हैं उनको कार्रवाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये वक्त कार्रवाई का वक्त की थोड़ी सी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विनय वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हम सरकार से दरखास्त है हमारी कि फीस या तो माफ करो या तो हाफ करें, और साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी करें उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।